श्रोताओं, मैं मुकेश गंभीर, डायरेक्टर रेडियो बूस, वादे के अनुसार आपके सम्मुख नए नए शख्स प्रस्तुत करता रहता हूँ। कारण ये है, मेरा ये मानना है कि जितना विविध ये जीवन है उतने ही विविध प्रकार के लोग यहाँ बसते हैं, और विशेष तौर पर वो लोग जो साहित्य में रुचि रखते हैं। इत्तेफाक की बात देखिए, आपको मालूम है कि पिछले कुछ दिनों हम लोग मॉरिशस की यात्रा पर गए हुए थे। वहाँ पर जिन साथियों और सहयोगियों के माध्यम से वहाँ की हिंदी दिवस, जो कि 2 दिन के लिए सेलिब्रेट किया गया, उसमें हम सब लोगों ने पार्टिसिपेट किया। उसी के जितने भी सदस्य थे उनको एक एक करके मैं अपने स्टूडियो में बुलाने का प्रयास करता रहा। उसी क्रम में आज मैडम उमंग जोली सरीन और उनके हस्बैंड मिस्टर सरीन आज हमारे बीच में आए हैं। साथियों, ये साहित्य के प्रति लगाव और इनका भीतरी ऐसा आनंद है जो इनको दिल्ली के व्यस्त जीवन से गुड़गांव तक लेके आता है। रास्ते में ट्रैफिक है, दिक्कत है, लेकिन क्योंकि न्योता था इनको और इनका विशेष स्नेह है हमसे कि ये इस बात के लिए राजी हुई कि ये आज हमारे बीच साक्षात्कार के लिए यहाँ प्रस्तुत हुई हैं। साथियों, मैं तहे दिल से मैडम उमंग का स्वागत करता हूँ। विशेष तौर पर इनके हस्बैंड का, मिस्टर जॉली का आभार व्यक्त करता हूँ कि ये विशेष प्रयास से स्वयं गाड़ी चला के दिल्ली से यहाँ तक आए हैं। आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत आभार है। मैडम उमंग, आपसे बात शुरू करते हुए मैं चाहूँगा कि आप हमारे श्रोताओं को अपनी साहित्यिक यात्रा की शुरुआत, अर्थात कहाँ से आपकी एजुकेशन हुई, कहाँ तक आपने एजुकेशन की और आजकल आप क्या कर रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा विस्तार में बताइए। बहुत शुक्रिया गंभीर जी। सबसे पहले तो मैं आपको आभार प्रेषित करती हूँ। धन्यवाद कि आपने मुझे रेडियो बूस्ट पे एक साक्षात्कार के लिए बुलाया जी। और मैं आभारी हूँ मॉरिशस यात्रा की भी, जिसने आपसे हमें मिलवाया जी। और बहुत ही अच्छा साहित्यिक अनुभव रहा वहाँ पे। जहाँ तक मेरे साहित्यिक सफ़र का और मेरी शिक्षा का प्रश्न है, मैं साइंस विज्ञान की शिक्षिका हूँ। BSc B.Ed मैंने किया हुआ है। और शुरू से ही शिक्षा के क्षेत्र में रही हूँ। विभिन्न स्कूलों में पढ़ाया है, मेयो कॉलेज अजमेर में पढ़ाया है, और अभी भी मैं शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही हूँ जी। साइंस पढ़ाती हूँ बच्चों को जी। और साहित्य का सफ़र जो है वो मुझे लगता है बहुत पहले से शुरू हो गया था जी। लेकिन जैसा हर एक आम साहित्यकार के साथ होता है कि जो आरंभ की हमारी रचनाएं होती हैं वो कॉपी के पीछे कहीं लिखी जाती हैं जी, और उन कॉपियों के साथ ही कहीं भूल भुलैया में खो जाती हैं जी। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। कुछ जिंदगी की आपाधापी से फ्री होके साहित्य को एकदम पूर्णता जो समर्पण हुआ है वो 5 साल से मैंने लिखना शुरू किया है। और मुझे बताते हुए बहुत खुशी है कि इस 5 साल के सफर में मुझे इतना स्नेह मिला है और इतना सम्मान मिला है अपने परिवार से, अपने मित्रगण से, और जो साहित्यिक मेरे मित्र बने हैं इस सफर में, अपार स्नेह मिला है। और उसी का कारण है कि मुझे प्रेरणा मिलती रही और मैं लिखती रही।
आज के दिन में मेरे 3 कविता संग्रह आ चुके हैं। जी। एक कविता संग्रह है, 2 कविता संग्रह हैं, एक गीत संग्रह है जिसमें सिर्फ गीत हैं, एक कहानी संग्रह है और बहुत सारे साझा संग्रह हैं। मैडम, मैं चाहूँगा कि आप एक एक करके अपनी पुस्तक उठा के जरा हमारे श्रोताओं को बताएं कि कौन कौन सी आपकी पुस्तकें हैं, ताकि उनको भी मालूम पड़े। आप थोड़ा इस तरफ करके। हाँ, ये मेरी गंभीर जी पहली पुस्तक है जो मेरे दिल के बहुत करीब है। बहुत एक छोटी सी पुस्तक है, मुझे लगता है उसमें शायद 10-12 कविताएं होंगी जी। ये कविताएं, ये बुक मैंने नहीं छपवाई है, ये मेरे जन्मदिन पे मेरे बच्चों ने, मेरे परिवार ने मेरे फेसबुक से ही इधर उधर से कुछ कविताएं उठाई। उनको इतनी समझ भी नहीं थी कि कौन सी मम्मी को प्रिय है, कौन सी पुरानी है, कौन सी नहीं है, लेकिन उन्होंने एक संकलन बनवाया और मुझे मेरे जन्मदिन पे ये उपहार दिया। ये तो बहुत बड़ी मुबारक की बात है कि अगर बच्चे आपकी कलेक्शन उठाएं। मुझे लगता है सरीन साहब, इस बारे में आपका योगदान भी कुछ ना कुछ तो रहा ही होगा इसमें। जी, मेरा योगदान मतलब मेरे को भी नहीं मालूम था कि वो इस तरह से कविता छपवा रहे हैं। मेरे बेटे, बेटी और बहू ने ये सब दिया और उन्होंने एक पार्टी अरेंज करी थी। जिसके अंदर जो पार्टी मेरे को मालूम थी, इनको भी नहीं मालूम थी। मेरे को तो वो लगा था कि आप इनको लेके फला जगह आ जाना। और इनकी सारी फ्रेंड्स को वहाँ पे इनवाइट करा था। पार्टी में लंच था और उसके अंदर में उन्होंने वहाँ पे ये संग्रह जो है इन्हीं का ही संग्रह है। हाँ, ठीक है। तो इनको भेंट करी। तो मेरे 4 बच्चे हैं, अंकुर, चारू और मेरी बेटी विदुषी और दामाद सिद्धार्थ, उनका ये प्रयास था। तो उन्होंने जो लिखा है, इंग्लिश में लिखा है उन्होंने, तो मैं पढ़ के जरूर सुनाना चाहूंगी। बिल्कुल बिल्कुल, बताइए। You may have wealth untold. Yes. Caskets of jewels and coffers of gold. Richer than me, you can never be, because my mother sang to me. बहुत अच्छा। तो मैं अब जब पढ़ती हूँ तो अभी भी मुझे आंसू आते हैं, इतने प्यार से लिखा है। Dear mother, you have filled our life with our home and our home with music. You have taught us compassion, humility and perseverance. Your love for music and poetry flows through the entire family like the fragrance of a flower. Please accept this small, half-baked idea of book from our side. बहुत अच्छा। तो उन्होंने हाफ बेक का है, बट दिस लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर माय जर्नी। उसके बाद सर मैंने एक अपना काव्य संग्रह निकाला। आपने जो ये बात बताई है और जैसे उन्होंने लिखा है, मैं ये मानता हूँ उमंग जी की कविता हो, शायरी हो, ये तो एक अलग तरह का सुकून देता है जी। तो मैं लिखता हूँ, देखें सरीन साहब, कि मेरी शायरी मुझको सुकून देती है जी, और रग रग में मेरे नया खून देती है। अब वो लाइन है जो आपके बच्चों ने भी लिखी कि दुनिया तलाशती है दौलत में, मुझको अल्फाज में ये जनून देती है। मुझको अल्फाज में ये जनून। हर एक कवि और हर एक शायर के मन की बात आपने कही। एग्जैक्टली। बात ये है कि लोग लाखों करोड़ों पैसा इकट्ठा करते हैं, शायर और कवि जो हैं वो शब्दों से अंबार करके अपने आप को एनरिच्ड फील करते हैं। बहुत ताकत है शब्दों, बहुत ताकत है शब्दों में। तो वाकई बच्चे आपके उतने ही ज़हीन हैं जितनी आप हैं, इसलिए मैं समझता हूँ उन्होंने बहुत अच्छी कलेक्शन करके आपके लिए एक पूरी जीवन की यादगार आपको दे दी है। बहुत सुंदर नाम भी दिया, दिल की गिरह से। यस, बहुत सुंदर नाम। यस, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर जी। हम आगे बात कर रहे हैं। फिर ये मेरी जो साहित्यिक यात्रा शुरू हुई तो कविताएं लिखनी शुरू करी, छंदमुक्त लिखी, फिर छंदबद्ध लिखी, हर विषय पे लिखी। ज़्यादातर संवेदनाओं पे लिखती हूँ, जैसा कि महिलाएं ज़्यादातर लिखती हैं, और सामाजिक विषयों पे भी लिखती हूँ। प्रकृति मुझे बहुत प्रिय है, प्रकृति पे भी बहुत लिखती हूँ जी। तो मेरा पहला काव्य संग्रह 2022 में आया, छपने को चला गया था लेकिन कोरोना की वजह से सब कुछ डिले हुआ। तो ये धूप की अशर्फियाँ
करके मेरा एक काव्य संग्रह है। तो ये मांडवी प्रकाशन गाजियाबाद से प्रकाशित हुआ था। ठीक है। और इसको बहुत स्नेह मिला है जी। और आपके तो सामने हाँ, इन संवेदनाओं को थोड़ा हमारे श्रोताओं के सम्मुख भी व्यक्त करें। जी, मैं देखती हूँ इसमें से कुछ छोटा सा आपको पढ़ के सुनाती हूँ। जी। मैं आपको एक छोटी सी रचना सुनाती हूँ जो मैंने अपने घर के बड़ों को, अभी पीछे ही वरिष्ठ नागरिक दिवस निकला, हाँ जी, हाँ जी। उसमें भी मैंने इस किताब से कविता पढ़ के सुनाई थी कहीं, तो मैं वही कविता आज आपको सुनाती हूँ। जी। ये घर के बड़े हैं हमारे बड़े हैं, ये घर के बड़े हैं हमारे बड़े हैं, इनके पसीनों की बूंदों के कर्जे हमारे घरों की नीमों पे चढ़े हैं। जी। दीवारों पे चिपकी हैं लोरियां इनकी, आशीर्वाद छतों पे मड़े हैं। ये घर के बड़े हैं हमारे बड़े हैं। आंगन में पावन तुलसी से हैं ये, आंगन में पावन तुलसी से हैं ये, और संबल को बरगद से ये खड़े हैं। लेते दुआएं देते दुआएं और लेते बलाएं, दिन रात जैसे कोई मंत्र पड़े हैं। बहुत अच्छा। यूं ही नहीं ऐसे कुछ पाया हमने, यूं ही नहीं ऐसे ही कुछ पाया हमने, युद्ध जिंदगी में इन्होंने ही लड़े हैं। हमें फूल देने की खातिर, हमें फूल देने की खातिर, कांटे इनके पगों में जड़े हैं। ये घर के बड़े हैं। बहुत सुंदर। बस प्यार मांगे नहीं और कुछ भी, हमारे बुजुर्ग प्यार और सम्मान बस, बस प्यार मांगे नहीं और कुछ भी, एहसान ना लेंगे, एहसान ना लेंगे, बड़े नख चढ़े हैं। आंखों में इनकी आंसू न देना, आंखों में इनकी आंसू न देना, प्यार भरे दिल नाजुक बड़े हैं। और अंतिम में हो सके तो दर्जा ऊंचा इनका रखना, हो सके तो दर्जा ऊंचा इनका रखना, रब के बराबर तुम इनको समझना, नहीं तो व्यर्थ सभी को ही जानो, नहीं तो व्यर्थ सभी को ही जानो, वेद पुराण गीता जो तुमने पढ़े हैं, वेद पुराण गीता जो तुमने पढ़े हैं, ये घर के बड़े हैं हमारे बड़े हैं। बहुत सुंदर। तो ये छोटी सी भावना समर्पित। मैडम मंग, आपने आने वाली जनरेशन के लिए एक बहुत जबरदस्त सीख दी है। देखिए, वैसे भी कहा जाता है ना कि गॉड कैन नॉट बी एवरीवेयर, but he created mother and आज के युग में बच्चों को अगर पेरेंट्स के प्रति, मदर फादर के प्रति ऐसी श्रद्धा जाग जाए तो इससे बढ़कर और क्या बात। बस यही छोटा सा संदेश मैंने देना चाहा है कि क्या स्थान हमें उनका रखना चाहिए। जी। तो इसमें कोई और ऐसी कविता जो आपको आपके दिल के नजदीक हो और आप कहना चाहें? आजकल जो हम लोग अपनी ख्वाहिशों की बात करते हैं जी, तो ये मेरी एक तरह से पहली कविता इसको आप कह सकते हैं। जी जी। तो ख्वाहिशें पूरी करने के लिए बहुत कुछ किया जाता है, मन्नतें भी मांगी जाती है, मुरादें भी मांगी जाती हैं जी। तो इसी तरह से एक मैंने छोटी सी कविता लिखी थी, क्योंकि पहली कविता है जो मुझे याद है जी, तो मन के करीब है, वही सुनाते हैं जी जी। इरशाद। उस बाउली में सिक्का डालो, बाउली एक पानी का जैसे तालाब सा होता है, अगर किसी को नहीं पता, उस बाउली में सिक्का डालो तो होंगी मुरादें पूरी, उस बाउली में सिक्का डालो तो होंगी मुरादें पूरी, ऐसा कुछ सुन रखा था मैंने इससे उससे सबसे। आंख मूंद कर एक सिक्का, आंख मूंद कर एक सिक्का हथेली पर मैंने भी टिकाया था, एक दुआ मैं भी मांग लूं मेरे भी मन में आया था। बहुत अच्छा। मगर कश्मकश अजीब एक बार घिर आई, अनगिनत मुरादें पूरी होने की देने लगी दुहाई। एक तो मुराद होती नहीं है, किस किस को मांगता, किस किस को मांगता, किसे टाल जाता, एक को छोड़ दूजी को मैं चुन ना पाया। चुपचाप सिक्का वापस जेब में डालकर वहां से चला आया था। इतनी ख्वाहिशों का बोझ, इतनी ख्वाहिशों का बोझ एक सिक्के पर डालना कुछ समझ ना आया था। बहुत अच्छा। क्या कोई सिक्का, क्या कोई बाउली ऐसी है जो करती हो सारी मुरादें पूरी? क्या बात है।
क्या तो बात, बहुत सुंदर, बहुत छोटी सी मेरी कविता थी, बहुत सुंदर, मुरादों को लेके। बहुत सुंदर। तो इस दौर में जब ये आप लिख रहे थे तो आप अपने ऊपर किसी कवि का, किसी कवित्री का प्रभाव भी महसूस कर रही थी? जी, बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा है। असल में जब कोई लिखता है, जैसे मैं लिख रही थी, लिखने की प्रक्रिया से मैं गुजर रही थी, तो ज्यादातर तो अपने आसपास के जो दृश्य होते हैं वो प्रभावित करते हैं, अपनी परिस्थितियां आपको प्रभावित करती हैं और आप कुछ लिखना शुरू करते हैं। पर ये कहना भी गलत नहीं होगा कि जिनको हम पढ़ते हैं उनका प्रभाव हम पर पड़ता है। तो मैं पढ़ती थी, शिवानी जी को पढ़ती हूँ, तो उनकी मेरी कहानियों में शायद उनकी छाप कहीं ना कहीं नजर आती है। अमृता प्रीतम जी को पढ़ा है, साहिर लुधियानवी जी को पढ़ा है, तो उनकी कहीं ना कहीं उनके उससे मैं प्रभावित हुई थी। नागार्जुन जी को पढ़ा है, अज्ञेय जी को पढ़ा है और अभी तक पढ़ती रहती हूँ। अच्छा। तो थोड़ा थोड़ा प्रभाव हर एक का लेखनी पे चलता रहता है। मेरे एक फेसबुक के माध्यम से ही मुझे एक अपने गुरु समान है मेरे आदरणीय श्री रमेश रमन जी, जो हरिद्वार में रहते हैं। अच्छा। और बहुत ही उत्कृष्ट गीतकार हैं वो, और मुझे अपनी छोटी बहन की तरह से मानते हैं जी। उनके गीतों को सुन के शायद मैंने ये महसूस किया कि मुझे भी गीत ही लिखने हैं। ओके। तो उनका प्रभाव बहुत है मेरे। ठीक है, तो चलिए हम आपकी यात्रा में अब गीतों वाली यात्रा पर आते हैं। जी। तो वो बताइए किस पुस्तक में आपने गीत मेंशन करें? उससे पहले मैं एक चीज और कहना चाहूंगा। हाँ प्लीज। कि इनके ऊपर इनकी माता जी, उनका भी बहुत प्रभाव पड़ा। वो भी कविताएं लिखती थी। ठीक। और सुनने में आया, हालांकि मैं मिला नहीं, हमारी शादी होने से बहुत पहले, ये छोटे छोटे थे जब पिताजी की गुजर गए थे। ओके। तो मम्मी से पता चला कि वो भी लिखा करते। हमने देखा नहीं तो साहित्यिक परिवार में आपका पूरी पृष्ठभूमि रही है, बहुत अच्छी बात है। ये तीन बहनें और एक भाई हैं। ओके। गाना तो सभी गाते हैं, किंतु लिखने का सिर्फ इनके मदर से जो मिला है, वो इनको ही मिला है। बिल्कुल ठीक है। सरीन साहब, आप लोग बातचीत करते रहिए और आपकी बातों से ही मुझे इनकी साहित्यिक यात्रा का पता लगता रहेगा और उसी से संबंधित मैं इनसे प्रश्न पूछता रहूँगा। तो कमिंग बैक टू योर दिस थिंग, कौन सी पुस्तक में आपने गीतों के बारे में वर्णन किया है, वो बताइए। मेरा एक गीत संग्रह है। अच्छा। जिसका नाम है गीतों का पनघट। ओके। तो मेरा एक गीत था, मैं तो भर के गगरिया लाई हूँ गीतों वाले पनघट से। अच्छा। तो उसी की शीर्षक पंक्ति को लेके मैंने इस किताब का नाम रखा है। हाँ। इसमें सभी वो गीत हैं जो मैं गाती रही हूँ। अच्छा। मंचों पे भी गाए हैं और ऑनलाइन ऑफलाइन सब प्रोग्राम्स में मैंने दिया है और बहुत सराहे जाते हैं। ठीक है। तो जो कोई एक गीत आपको याद हो जी, वो आप जरूर हमारे श्रोताओं के लिए गुनगुनाइए। जी, गीत बहुत सारे याद है मुझे। हाँ जी। मैं ज्यादातर गीत लिखती हूँ या तो संवेदनाओं पे या फिर मैं प्रकृति पे बहुत गीत लिखा करती हूँ। मैं दो चार लाइनें आपको सुना सकती हूँ। हाँ जी। मैं अपने लिए कहती हूँ कि मेरे जो गीत हैं वो सांझ के जन्मे गीत हैं। ओके। इनका रंग थोड़ा नारंगी है। ठीक है। दिल में बिठा लेना, जलाएंगे नहीं। ठीक। क्योंकि डूबता हुआ सूरज है तो वो जलाता नहीं है। हाँ। तो दिल में संभाल लेना। हाँ। जलाएंगे नहीं। हाँ। तो ऐसे ही गीत एक जो मुझे याद आ रहे हैं, मैं कुछ पंक्तियां सुनाती हूँ। आजकल के जो रिश्ते हैं वो बिखर रहे हैं जी, जो मेरे मन को बहुत कचोटते हैं। और मैं ये समझती हूँ कि अहम ऐसी चीज है जो रिश्तों को सबसे पहले तोड़ता है जी। तो उसी को लेके गीत लिखा था। एक अहम के चलते टूटा, एक अहम के चलते टूटा, रिश्ता सागर से गहरा, मेरे मन में भी कुछ जिद थी, मेरे मन में भी कुछ जिद थी, तुम में भी था
हठ ठहरा एक अहम के। तो ये 4 पंक्तियां हैं और जब अहम से दिल आहत होता है तो दिल की रफूगिरी पे मैं 4 लाइनें आपको सुनाती हूँ। रफूगर में तेरे दर पे हूँ आया, रफूगर में तेरे दर पे हूँ आया, जिगर चाक अपना हाथों मिलाया। कोई ऐसा रफूगर हो जो दिल को सिल दे। रफूगर में तेरे दर पे हूँ आया, जिगर चाक अपना हाथों मिलाया। अब गुजारिश क्या है रफूगर से? उठाना तो संवेदनाओं का धागा, प्रेम सुई में तो उसको पिरोना, लगाना पैबंद फिर एक ऐसा, लगाना पैबंद फिर एक ऐसा, फटा दिल भी मेरा लगे ज्यों नया सा। रफूगर में तेरे दर पे हूँ आया। एक अंतरा और जरूर दूंगी इसका। अब जो दिल का इलाज करेगा वो दिल के आपके भेद भी जानेगा। जी जी। वहां तुम जख्म सारे मेरे देख लोगे, क्या बात। कई नाम लिखे तुम उन पर पढ़ोगे, कई नाम लिखे तुम उनको पढ़ोगे, जाहिर न करना किसी पे तुम उनको, जाहिर न करना किसी पे तुम उनको, छुपा ही रहे किसने क्या घाव दिया है ये ना पता चले। छुपा ही रहे, छुपा ही रहे राज अब तक छुपाया, रफूगर में तेरे दर पे हूँ आया। बहुत लंबा गीत है ये। एक डॉक्टर की और एक पेशेंट की जो बातचीत होती है, उसको क्या बाद में प्रिस्क्रिप्शन मिलता है, ये पूरा उसको दर्शाता है दिल का। बहुत सुंदर और बहुत संवेदनशील एस्पेक्ट को पकड़ के आपने लिखा है। देखिए, अहम को लेकर मैं भी 4 पंक्तियां लिखी थी। जी, स्वागत। कि छोड़ा है अहम जब से, छोड़ा है अहम जब से, कुछ कुछ नजर आने लगा। क्या बात है। अब तो हर शख्स में तू ही नजर आने लगा है, और गम को संजोया है कुछ इस तरह से हमने कि हमको भी गजल कहने का हुनर आने लगा है, कि हमको भी गजल कहने का हुनर आने लगा। इस पे मैं आपको त्रिवेणी सुनाती हूँ। जी जी। त्रिवेणी मैंने गुलजार साहब से प्रेरित होकर लिखनी शुरू कर दी है। 3 पंक्तियों की होती है। हाँ। 2 गंगा जमुनी मिसरे हैं और तीसरे में से फिर सरस्वती प्रकट होती हैं। तो इसी तरह की है, जैसे हम शब्दों की, अहम की बात कर रहे हैं, दिल की बात कर रहे हैं, तो एक त्रिवेणी लिखी थी मैंने। शब्दों से छिल जाता है, शब्दों से छिल जाता है, लहजों से जख्मी होता है। शब्दों से छिल जाता है, लहजों से जख्मी होता है। यार, मन का भी तो एक बदन होता है। बहुत अच्छा, बिल्कुल ठीक। त्रिवेणी मैंने बिल्कुल बिल्कुल गुलजार साहब से प्रेरित होकर लिखती हूँ। वात्सायन अग्गे एक जगह लिखते हैं अपनी शेखरिक जीवनी में, कहते हैं थोड़ा सा अस्वस्थ होता हूँ तो जिनका मुझसे कोई प्रयोजन नहीं है वो भी मेरा हाल पूछ पूछ के हाल बेहाल कर देते हैं। हाल बेहाल। और एक छोटा सा जीव ना जाने कब से भीतर तड़प रहा है, इसकी किसी को कोई खबर ही नहीं। बहुत। तो बात ये अज्ञेय जी का तो जो शब्दों के ऊपर तो था ही, लेकिन भावनाओं के लिए भी मैं उनकी पंक्ति पढ़ रही थी कि शब्द तो बहुत कुछ होते हैं, लेकिन समर्पण भी कोई छोटी चीज नहीं होती। तो आप अपनी भावनाएं अगर समर्पित करते हैं तो शब्द कोई भी हो वो दिल को छू जाएंगे। बिल्कुल, सीधी से सीधी बात भी दिल को छू जाएगी। उनका एक
ऑफ कोटेड ये भी है कि शब्द अधूरे हैं और उनका उच्चारण उनको पूरा कर। उच्चारण ये भी मैंने पढ़ा उनका, बहुत बहुत तो और कितनी सही बात है। यस बाकी तो बहुत ग्रेट राइटर हैं। हालांकि राइटिंग्स में तो एक ही उपन्यास आया उनका, नदी के द्वीप, लेकिन ये शेखर एक जीवनी और उसके जो भाग थे उनको मिला के काफी असंख्य कविता संग्रह उनके असंख्य। चलिए मैम, दोबारा आपके साहित्यिक यात्रा पर लौटते हैं। तो अभी आपने हमें एक तो त्रिवेणी में स्नान कराया और आपने अपनी कविता के बारे में जिक्र किया। तो इस विधा के अलावा क्या आप और भी विधा में लिखते रहे? जी बताइए। मैं कविता, गीत, मुक्तक, हाइकू, दोहे, ये सभी लिखती हूँ। तो एक आध कोई मुक्तक आप सुना पाए? मुक्तक मैं फोन ले लूँ अपना फिर? हाँ जी, लीजिए क्योंकि वो किताब में नहीं छपवाया गया है। अच्छा, तो वैसे मुझे मैं फोन निकालते मैं आपको एक चीज बताता हूँ। हाँ। ये पहली किताब जो थी जी, इन्होंने समर्पण करी अपनी माता जी को। ओके। ये जो है मदर को समर्पण है। हाँ। और दूसरी जो गीतों वाली है, हाँ, ये वो पतिदेव को समर्पित, वो मेरे को करी है। वो मेरे को समर्पित करी है। ओके। वो रीजन है क्योंकि सबसे पहले मैं ही सुनता रहता। ठीक है जी। एक मुक्तक सुनाती हूँ मैं आपको। हाँ जी। जो एक संकल्प हम लोग लेते हैं। जैसे मैंने ही एक अपनी पहचान बनाने का, शिक्षिका के रूप में थी, लेकिन मुझे साहित्यिक जगत में पहचान बनानी थी। समय कम था क्योंकि काफी उम्र गुजर जाने के बाद मैंने लिखना शुरू किया। तो उसी पे लिखा था, नदिया की बाहों से किनारे छूटा नहीं करते, नदिया की बाहों से किनारे छूटा नहीं करते, सितारे कभी आसमान से रूठा नहीं करते। क्या बात। झंझावत झेल लेते हैं हालातों का, झंझावत झेल लेते हैं हालातों का, लेकिन अटल इरादों के बरगद कभी टूटा नहीं करते। अटल इरादों के बरगद कभी टूटा नहीं करते। बहुत सुंदर। तो इस तरह का मैंने कुछ लिखा था, अपने को ही प्रेरणा देने को मैंने लिखा था। और मैं अपने बारे में ये कहना चाहूंगी कि मैंने जितना भी लिखा है, मैं हिंदी साहित्य का मुझे ज्ञान नहीं है क्योंकि मैं विज्ञान की शिक्षिका रही हूँ, लेकिन मैंने मौलिकता बनाए रखी है। ठीक है। मेरा कभी ये प्रयत्न नहीं रहा कि वो कभी ऐसे लिखते हैं तो मैं उनके कुछ शब्द उठा के कुछ ऐसा भाव लग, तो जो अपने मन में आया सच्चे भाव को दिखाया और अपनी मौलिकता को नहीं, उससे तो वैसे भी कविता मर जाती है। कविता मर जाती है जब आप, तो बस वही है कि मौलिकता बनी रहे और आपकी अपनी एक पहचान बने, तो उससे बड़ी बात नहीं है। ऐसे एक दो पंक्तियां मैं आपको जरूर और सुनाना चाहूंगी। गिलो शिको को लेके मैं बहुत लिखती हूँ। आप ये सुना लीजिए, फिर मैं सरीन साहब की तरफ से जो आपने एक पुस्तक इनको समर्पित की है, उसके उपलक्ष्य में आपको 4 पंक्तियां अर्पित करूंगा। आप पहले ये सुनाइए। मैं सुनाना चाह रही थी 4 पंक्तियां अपने गीत की ही। इतने गिले तुम जो हमसे रखोगे, तो बोलो किसके गले फिर लगोगे। इतने गिले तुम जो हमसे रखोगे, तो बोलो किसके गले फिर लगोगे। ना आँखों में होगा तसव्वुर हमारा, ना आँखों में होगा तसव्वुर हमारा, तो रातों को जाना किसके संग जगोगे। इतने गिले तुम जो हमसे रखोगे। बहुत सुंदर, बहुत शुक्रिया। तो मैं कह रहा था कि आपने जो पुस्तक इनको भेंट करी और समर्पित करी, उसके एवज में सरीन साहब कहते हैं कि तुमसे जन्मे एहसासों को अभी और भी कहना बाकी है, और संग तुम मेरे चलते रहना, प्यार सफर का बाकी है, प्यार सफर का बाकी। तो बात ये है, जहाँ मियाँ बीवी
एक दूसरे को ऐसी पुस्तकें समर्पित करें तो डेफिनेटली ये प्रोसेस तो बहुत आगे तक चलता है। जी, दुआ आपकी। तो मैं मैडम मंग आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये तो हो गई हमारी काव्य से संबंधित, कविताएं गीत हो गए। हाँ, आप ये बताएं, आप मुझे बताया था कि आप कहानी लेखन भी करती हैं जी। तो किस तरह की कहानियां और किस परिवेश में लिखती हैं? कहानी लेखन में अभी जैसे कविता का मेरा पृष्ठभूमि है, तो हाँ। कहानियों की भी एक पारिवारिक पृष्ठभूमि है, अच्छा। सामाजिक पृष्ठभूमि है ओके। और संवेदना है। वही उनको देख के लिखती हूँ कि आजकल के समाज में क्या हो रहा है। अच्छा। उसके हिसाब से आसपास के किरदार होते हैं, उन पे हम कहानियां लिखते हैं। ओके। तो कोई ये मेरा एक आध कहानी जिसको बहुत प्रशंसा मिली हो या आपके दिल के नज़दीक हो, उसको नटशेल में बताने का प्रयास करें। जी, एक मैं थोड़ा सा बता दूं, ये जो मेरा गीतों का पनघट है, ये मेरा अक्षरा पब्लिकेशन से आया है जी। और ये वाला आया है श्वेतांशु प्रकाशन से। अच्छा। तो उनका भी मैं आभार प्रकट करना चाहती हूँ। ओके। तो जो कहानी इसमें जिसको बहुत लोगों ने सराहा, वो मैं एक बचपन का एक कोई किरदार मुझे याद है कि एक बहुत सुंदर सी लड़की कोई हमारे घर में काम करने आया करती थी। मीत उसका नाम था। अच्छा। और जैसे कहें कि वो उसकी जो माँ उसको साथ में लाया करती थी, माँ का और उसका अगर आप रूप रंग देखें तो ऐसे लगता नहीं था कि उसकी बेटी है। अच्छा। माँ पूरी हिडिंबा का अवतार जैसे, पूरी ओके। काली और चेचक वाली और बहुत इस तरह का उसका व्यक्तित्व था, लेकिन लड़की बहुत सुंदर और गोरा चिट्टा रंग और लगता नहीं था उसकी बेटी है। ठीक है। तो लेकिन मेरी उसके साथ, जैसे लेखिका बताती है कि मेरी उससे प्रगाढ़ता बढ़ती गई, आपस में मित्रता होती गई और चलता गया। अब लेखिका अपनी पढ़ाई में उलझी हुई है और जो नायिका है, मीत उसका नाम है, उसके ऊपर जिंदगी अपना बोझ डाल रही है। तो एक दिन पता चलता है कि उसकी शादी हो रही है। तो लेखिका का बहुत मन है शादी में जाने का, पर नहीं जा पाती क्योंकि गांव में कहीं शादी है। कुछ समय बाद मीत आती है मिलने के लिए। तो मीत आती है तो बहुत सुंदर सी, उसने जगमग सी साड़ी पहनी हुई है और ये दे पूरा सिंदूर और चूड़ियां वगैरह सब पहन के मिलने आती है, आके गले लग जाती है, कुछ बोलती नहीं। जैसे ही वो उसको बधाई देती है तो एक बच्चा उसको पीछे से उसका आंचल पकड़ के खींचता है, माँ माँ करके उसको बुलाता है। तो उसको छोड़ती है तो कहती है कौन है बच्चा और किसको माँ करके बुला रहा है। मीत के जवाब से पहले ही एक उसको टक टक की आवाज सुनाई देती है और जैसे बैसाखी की, और सचमुच बैसाखी पर चलता हुआ एक अधेड़ सा इंसान, उम्र का इंसान आके खड़ा होता है और अपनी हथेली जो है वो मीत के कंधे पे रख देता है। और कहता है कि हमारी देवी जी का आपसे मिलने को बहुत मन था, इसलिए हम ले आए हैं। देवी का हुक्म कोई टालता है क्या, और हमारा जो बेटा है वो तो अपनी नई माँ को छोड़ता ही नहीं। तब पता चलता है कि वो किसी दुहाजू से ब्याह दी गई है। ठीक है। फिर उसकी माँ को, वो बहुत संक्षेप में बता रही हूँ, बहुत शाम को उसकी माँ आती है तो उसको बहुत लेखिका बोलती है कि आपने क्यों किया ऐसा, अपनी जाई बेटी थी उसको आपने कुएं में धकेल दिया। तब वो बताती है कि मेरी जाई नहीं थी वो। अच्छा। मेरा पति उसको स्टेशन से लाया था, खो गई थी किसी की बच्ची, और मेरे पास लाके उसने मेरी झोली में डाल दिया, पर मैंने उसको अपनी बच्ची जैसा पाला। पर ये जो मेरा दामाद है हमारी ही उम्र का है, लेकिन हम इसके कर्जदार थे। अच्छा। उस कर्ज को चुकाने के लिए मेरे पति ने अपनी लड़की उसको दे दी। अपनी जाई होती तो शायद ना देता, और मेरा कोई उसमें बस नहीं चला। तो इस कहानी का शीर्षक है किसका मोती किसकी झोली। क्या बात। तो बहुत ही मार्मिक कहानी है। तो ये बहुत इसको प्रशंसा मिलती है कहानी। जी 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 जी। और ऐसा होता है, आजकल भी होता है। ये अपनी जाई नहीं थी, लेकिन अपनी जाई के साथ भी मुझे लगता है अभी तक बहुत से परिवेश ऐसे हैं जहाँ ऐसा होता है। ठीक बात। तो ये कहानी का जो आधार था, इट वाज प्योरली योर इमेजिनेशन या कहीं कुछ रियलिस्टिक कैरेक्टर्स भी आसपास थे? नहीं, प्योर इमेजिनेशन नहीं है, बट इट इज अ मिक्सचर। अच्छा। क्योंकि कहानी एक घटना से नहीं बनती, कहानी के साथ फिर आपको कल्पना तो थोड़ी जोड़नी ही पड़ती है। तो एक ऐसा कैरेक्टर
था मेरी बचपन में, मेरी नज़र में आया। तो मेरे को हमेशा उसकी एक याद आती रहती थी कि उसके साथ बहुत अन्याय हुआ। लेकिन बाकी तो सारा फिर इमेजिनेशन से मैंने एक ताना बाना सा बुना है। तो कुल मिलाकर आपकी इस पुस्तक में कितनी कहानियां हैं? इसमें 29 कहानियां हैं। अच्छा, हाँ जी, ठीक है। हाँ जी। तो आप इसके अलावा भी अपने लेखन को जारी रखे हुए हैं? जी, मेरी अभी दूसरा कहानी संग्रह आने को तैयार है। अच्छा, ऑलमोस्ट 20-25 कहानियां मेरी तैयार हैं। तो कहानी संग्रह और एक मैं उपन्यास लिख रही हूँ निम्मो के नाम से। अच्छा, निम्मो भी एक स्त्री की वेदना के ऊपर ही है निम्मो। लेकिन उसको समय लगेगा थोड़ा पूरा होने का। ठीक है, ठीक है। कहानी संग्रह और एक मेरा माहिया संग्रह आ रहा है। माहिया मेरे बहुत अच्छे लगते हैं। कोई आपको याद हो तो? माहिया, चलिए जो याद आ रहा है वो सुना देती हूँ। सावन की रुत आई, सावन की रुत आई, झूले बागों में मुझे याद तेरी आई, झूले बागों में मुझे याद तेरी आई। एक माहिया और याद आया, वो भी सुनाती हूँ। दिलों के ये खुलासे हैं, दिलों के ये खुलासे हैं, बातें मीठी तेरी जैसे बतासे हैं, मन को मीठी लगे तेरी बातों के बतासे हैं। बहुत खूब। माहिया में बातचीत चलती है। तो वो कहते हैं कि तेरी बातें तो मिस्री के बतासे हैं। तो उत्तर क्या आता है? जी, बतासे खूब खिलाएंगे, बतासे खूब खिलाएंगे, ब्याह के ले जा हमें उंगली पे नचाएंगे। तो इस तरह का हल्का फुल्का संवाद माहियों में होता है। तो वो मैं नहीं, परमात्मा ने आपको बड़ी अच्छी आवाज से भी नवाजा है। तो जब आप अपना लिखा हुआ कुछ गाते हैं तो उसमें एक और आत्मीयता बढ़ जाती है। और कुछ कहानियों में मैं आपको बताता हूँ। इसमें 2 कहानियां जो हैं वो मेरे ऊपर भी लिखी गई। अच्छा, मुझे पता नहीं कितना समय बचा है। तो हास्य कथा है वो थोड़ी सी, लेकिन मैं पढ़ के सुनाऊंगी वो। और थोड़ी छोटी करके सुनाऊंगी आपको। जो आपने कहा है कि मुझ पे लिखा गया है, तो वो मैं आपको सुनाती हूँ। ये सच्ची कहानी है, घटना सच्ची है, उसको बुना मैंने है। ठीक है। चलिए अंकल, हो गया सेशन पूरा। हाथ पकड़कर रोहित ने गोविंद जी को उठने में मदद की फिजियोथेरेपी सेंटर में। अच्छा भाई, चलता हूँ, कल फिर आऊंगा। चप्पल स्टैंड की ओर चले गए। अरे रोहित बेटा, मेरी चप्पल नहीं मिल रही, यही तो उतारी थी मैंने। वही होगी ना अंकल जी, चप्पल कहाँ जाएगी, देखिए ना, नहीं तो मैं आता हूँ, रोहित वहीं से बोला। गोविंद जी ने दोबारा अच्छे से देखा। सिर्फ 2 जोड़ी चप्पल पड़ी थी। एक किसी महिला की चमकीली सैंडल थी और एक दूसरी ना जाने किसकी फटी पुरानी। झल्लाए से बोले, अरे भाई क्या हुआ? मंदिर के बाहर से तो चप्पल चोरी सुनी थी, डॉक्टर साहब के सेंटर से भी। घोर कलयुग। आवाजें सुनकर बाकी सब कर्मचारी वहां पे आ गए। दायां बायां सब जगह ढूंढ मची, लेकिन चप्पल नहीं मिली। तो रोहित ने कहा, अंकल कोई आपकी चप्पल पहन गया होगा, आप किसी की पहन जाइए। ठीक। तो बिदक के बोले, क्या बात करते हो भाई, तौबा तौबा, मैं नहीं पहनने वाला ये चप्पल गंदी सी। मेरी तो भाई नई नोकोर चप्पल थी, वो भी बाटा की। तुम अपना सीसीटीवी चेक करो, देखो मेरी चप्पल कौन पहन गया है, और उसको बुलाओ फौरन फोन करके, हम तो बैठे हैं यहीं। बैठ गए और अपने पजामे को भी थोड़ा ऊपर खींच लिया ताकि जो चप्पल विहीन पैर हैं वो अच्छे से दिखते रहें। मेरे बच्चे से बन गए थे। टीवी की, सीसीटीवी की खंगाल शुरू हुई। बाज की सी दृष्टि जमाए वो बैठे हुए थे। उत्सुकता बढ़ती ही जा रही थी। अचानक चेहरे का रंग थोड़ा बदला। सब उधर ही देख रहे थे। गोविंद जी झटके से उठे और एक कोने में चल जाके फोन लगाने लगे। सब उधर ही देख रहे थे। रोहित के कान तो पूरे उधर लगे हुए थे। उसने सुना अंकल जी फुसफुसा रहे थे, अरे बहू देखना, मेरी चप्पल घर में तो नहीं है कहीं। जवाब में क्या आया वो तो सुना नहीं, पर कुछ झेप से गए थे।
ठीक। फोन करके बोले, अरे भाई छोड़ो, चलो चप्पल की कोई बात नहीं है, कब तक ढूंढते रहोगे मेरी चप्पल, मैं तो यही पुरानी चप्पल पहन के चला जाता हूँ। ओके। रोहित भी जरा ज्यादा नटखट था। हाँ। बोला, नहीं नहीं अंकल, अभी पता चल जाएगा कौन है चोर। हाँ। बिल्कुल नहीं पहनिएगा, आपकी नई चप्पल ही आपको ला के देंगे, गंदी नहीं पहननी आपने। हाँ। अरे नहीं नहीं कोई बात नहीं, छोड़ दो ना। गोविंद जी कुछ और भी छिप गए। ओके। रोहित ने झट चप्पल दूर कर दी। हाँ। अब गोविंद जी समझ गए कि ये मानने वाले नहीं हैं, असलियत बताए बिना काम ना चलेगा। हाँ। जरा खंखार कर बोले, असल में बेटा ऐसा है कि मैं अपनी नई चप्पल तो घर ही छोड़ आया हूँ, हाँ। और गलती से अपनी माली की चप्पल पहन आया हूँ। कमबख्त नास पीटा मरा, मेरी चप्पल के साथ ही चप्पल रख गया, ध्यान नहीं गया मेरा जल्दी में। हाँ। सुनते ही हंसी का एक जोरदार फव्वारा उठा। सारा माजरा समझ आ गया। गोविंद जी ने झेप कर फटी पुरानी चप्पल में पैर डाले और जल्दी से निकल गए। जाते जाते मुंह छुपाकर खुद भी हंस रहे थे। रोहित पीछे से चिल्लाया, अंकल जी माली को नई चप्पल दिला देना, कभी बदली हो गई तो फटी नहीं पहननी पड़ेगी। तो ये छोटी सी एक कांस्य कविता थी, जो एक छोटा सा सच्चा वाक्य मेरे साथ हुआ था। तो मैंने लिख डाला। ठीक है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर जी। तो साथियों, ये थी मैडम उमंग जो हमारे बीच में अपनी साहित्यिक यात्रा का वर्णन कर रही थी। और आपने देखा कि अलग अलग रंग में, अलग अलग विधा में किस तरह से भावपूर्ण, किस तरह से व्यंग्यपूर्ण और संवेदनशीलता से इन्होंने अपने साहित्य के रंग भरे हैं। तो हम ऐसी शख्सियत की तलाश में रहते हैं। तो साथियों, आप ज़रूर बताइएगा कि इनके साहित्य से संबंधित आपको कैसे लगा, और कोई और सुझाव भी आप देना चाहें तो हम उन सुझावों का भी आदर करेंगे, और आपके नाम सहित उन सुझावों को हम अपने रेडियो पर दोहराएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ सरीन साहब आपका और मैडम सरीन आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। बहुत धन्यवाद प्रेषित करती हूँ फिर से मैं एक बार पुनः बहुत आभार हमें यहाँ बुलाने का और मुझे अवसर देने का। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।